गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के अंदर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है वो भी हम इसके अंदर समझेंगे। फिर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स क्या है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें कौन कौन सी है वो हम समझेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो, फुटबॉल का जो मैच होता है उसके लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए होते हैं, कुछ नियम बने होते हैं। अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो फुटबॉल का गेम नहीं रहेगा। अगर फुटबॉल का गेम ठीक से खेलना है, सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो ठीक से पार्टिसिपेट करें उसके अंदर और गेम अच्छे से हो, इंटरेस्टिंग बने, उसके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स और कुछ नियम बनाए जाते हैं। अगर फुटबॉल खेल रहे हो और हाथ का यूज कर रहे हो, बीच में हाथ से बॉल को उसको मार रहे हो, तो फिर वो फुटबॉल रहा ही नहीं। इसलिए अगर उसमें नियम बने होंगे तो गेम ठीक से चलेगा, गेम इंटरेस्टिंग भी होगा। और ये नियम ही हैं जो फुटबॉल को बाकी गेम से अलग बनाते हैं। सिमिलर चीज है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है किसी भी कंट्री की, और उस रूल बुक को सारे लोग वहां के फॉलो करते हैं। उस रूल बुक में बहुत सारी चीजें दी होती है जो उस कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गवर्नमेंट वहां पर कैसे काम करेगी, लोगों के राइट्स क्या होंगे, देश के अंदर होने वाली अलग अलग चीजें किस तरह से होंगी, कौन करेगा, देश के डेवलपमेंट की प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, पॉलिसी बनाने का काम किसका होगा, न्याय देने का काम किसका होगा। तो ऐसी बहुत सारी जो फंडामेंटल बहुत जरूरी चीजें होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से रूल ऑफ द लैंड हम कह सकते हैं, लॉ ऑफ द लैंड हम कह सकते हैं, किसी भी जमीन का कानून कि वहां पर ये फॉलो होता है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट लॉ ऑफ द लैंड, और इट इज ए रूल बुक जिसके अकॉर्डिंग कंट्री काम करती है, फंक्शन करती है। अब इसके आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई डज ए कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है, ये वाली चीज समझेंगे। इससे पहले इंडिया के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। इंडिया के अंदर सबसे पहले जो डिमांड उठी थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, वो जो डिमांड है वो 1934 के अंदर उठी थी। 1934 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड की गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो ग्रुप होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ठीक है। तो इसकी पहली बार डिमांड उठी 1934 के अंदर। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, उसके दौरान इस डिमांड में जो चीज ऐड कर दी गई थी वो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ इंडियन शामिल होंगे और कोई बाहर का व्यक्ति शामिल नहीं होगा। तो ओनली इंडियंस विल बी द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच विल मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज तय हुई। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनती है आपकी दिसंबर 1946 के अंदर। 1934 के अंदर डिमांड शुरू हुई है, उसके बाद से धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते 1946 के अंदर एक्सेप्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट कि ठीक है आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। सोचो, हमारा देश आजाद होने वाला है अभी 1947 के अंदर, उससे कुछ टाइम पहले हम कह सकते हैं, उसे अगस्त में तो आजाद हो ही गया था, तो लगभग हम कहेंगे कि 8 महीने पहले ये एक्सेप्ट कर लिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो दिसंबर 1946 के अंदर ये बनी थी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ था वो दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 इसके बीच में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड, बन गया था इस बीच कंप्लीट, नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, इसके मेंबर्स कौन थे? तो इसके मेंबर्स दो तरह से आ रहे थे। एक तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर इलेक्शन होते थे प्रोविंसेस के अंदर, स्टेट्स के अंदर, तो उनमें जो लोग चुने जाते थे उनको इसमें मेंबर बनाया गया था, तो इलेक्शन हुए थे। तो आधे जो लगभग लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर,
और क्योंकि ब्रिटिश इंडिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, एक प्रिंसली स्टेट थे, मतलब ऐसे स्टेट जहां पर राजा शासन कर रहे हैं अभी, और कुछ ऐसे एरिया जहां पर ब्रिटेन के लोग ऑफिशियल जो है वो वहां पर शासन देख रहे हैं। तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं वहां से तो लोग इलेक्ट होकर के आए थे, और प्रिंसली स्टेट से जो वहां के राजा थे उन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंड करके भेजा था उनको, रिकमेंड, और वो सब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बने थे। लगभग 398 के आसपास ये मेंबर थी। और टाइम भी जानना हो कि कितने टाइम इसको लगे, तो इसको 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज इसको लगे कॉन्स्टिट्यूशन को मनने में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि वाई डज ए कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इससे पहले एक चीज और, कि अभी के टाइम पर लगभग जितनी भी कंट्रीज है दुनिया में, उन सबके पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग हर कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अपनी रूल बुक है, उसके अकॉर्डिंग वहां की सोसाइटी फंक्शन करती है, वहां की सोसाइटी काम करती है। और फिर जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, मतलब जिन जिन कंट्रीज में जनता का शासन है, वहां पर सब कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है। बट जिन जिन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है, जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी हो, वहां पर जनता का शासन हो। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसी कई सारी कंट्रीज है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, बट राजा जैसा सिस्टम चल रहा है, या पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है। कम से कम कुछ लोगों को फ्रीडम ज्यादा है, कुछ को कम है। कुछ कम्युनिटीज जो है वो डोमिनेट करती है, बाकी माइनॉरिटी वाले परेशान रहते हैं चीजों को लेकर। तो अब देखते हैं वाई डज ए कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके कई रीजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे काम है, फंक्शंस हैं, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला है, इट लेज डाउन सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजंस एस्पायर टू लिव इन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ ऐसे आइडियल्स, ऐसे आइडियाज, ऐसे विचार रखता है जो हमारी कंट्री के बेसिस बनते हैं, बेस बनता है कि हम किस तरह की कंट्री को बनाना चाहते हैं, हम किस तरह की कंट्री बनाना चाहते हैं जिसमें इन फ्यूचर वी वांट टू लिव, कि फ्यूचर में हमारी कंट्री कैसी होगी। और वो बनता है आज जब आप चीजें डिसाइड करोगे, आप आज कुछ आइडियाज लेकर के आओगे, उन पे फिर काम करोगे, तब जाकर के इन द फ्यूचर आपकी कंट्री वैसी बनेगी जैसा आप चाह रहे हो। तो आप किस तरह की कंट्री बनाना चाह रहे हो, वो जिस तरह की आप कंट्री बनाना चाह रहे हो, वैसे कुछ आइडियाज आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने पड़ेंगे। आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये चीजें हैं जो हम अपनी कंट्री के अंदर चाहते हैं, फिर उन पे काम किया जाएगा, गवर्नमेंट उस पर काम करेगी, और धीरे धीरे हम उन गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो पहला जो चीज है कि हम जिस तरह की कंट्री बनाना चाहते हैं, वैसे कुछ आइडियाज, प्रिंसिपल्स हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहेंगे तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बातचीत से ऐसे ही ओरली तरीके से बात कर रखी है, तो फिर कोई जरूरी नहीं कि सब लोग मानेंगे, पता भी नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली क्या बातें हुई थी। तो ये याद रखने के लिए और कंटिन्यूसली हम उसको पढ़ते रहे, देखते रहे, जानते रहे कि हमें कहां पहुंचना है, हमारा गोल क्या है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। और ये हमें बताना है कि हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, उसमें जिस तरह के प्रिंसिपल्स लिखे होंगे कि जनता को कितने राइट दे रखे हैं, गवर्नमेंट का पावर कितना है, कानून बनाने का काम कौन करेगा, न्याय कौन देगा, न्याय मिलने की प्रोसेस क्या होगी, ये सब चीजें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल नेचर क्या है हमारे समाज का, किसके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, नहीं करता है, इक्वलिटी रखता है, किस तरह से एक्चुअली स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जनता के साथ ट्रीट करेगी और कंट्री को आगे लेकर के जाएगी, कंट्री का डेवलपमेंट का काम करेगी। ठीक है, नेपाल का एग्जाम्पल ले तो 1990 के अंदर नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और वहां पर मोनार्की स्टेब्लिश हुई थी। तो राजा का शासन चल रहा था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। फिर कुछ टाइम बाद लोगों को लगा कि नहीं, दे वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे उससे, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, नेपाल पीपल्स मूवमेंट ऐसे करके कुछ एक मूवमेंट चला, और उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि जनता का शासन होना चाहिए, जो सबसे बेस्ट माना जाता है आज के टाइम पे। तो 2006 तक आते आते ये जो डिमांड है वो एकदम से चरम पे आती है,
वहां पर मोनार्की को, मतलब किंग वाला जो सिस्टम है, राजा वाला सिस्टम, उसको हटाया जाता है और फिर वहां पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और 2015 के अंदर वो बन के तैयार होता है और इसमें फिर डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश किया जाता है। तो इस तरह से किस तरह की कंट्री आप बनाना चाहते हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होता है। तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेपाल के लोगों ने, दे वर नॉट हैप्पी विद दैट। उनको लगा कि नहीं, जैसी कंट्री हम चाह रहे हैं वैसी कंट्री नहीं बनेगी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो फिर उन्होंने सोचा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें वो सारी चीजें डाली जिससे आगे चल के उनका देश वैसा ही बन पाए जैसा वो चाह रहे हैं। जैसी कंट्री के अंदर वो रहना चाह रहे हैं वैसी ही उनकी कंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया। फिर देखते हैं सेकंड रीजन, सेकंड फंक्शन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, कि वहां पर गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, पहले तो चुनी कैसे जाएगी, फिर पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करेगा, पॉलिसी बनाने का डिसीजन कौन लेगा, लॉ बनाने का काम कौन करेगा, डे टू डे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है वो कौन करेगा, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर नेपाल वाला एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। नेपाल के अंदर जो पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर क्लियरली मेंशन था कि राजा प्लस उसके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वो मिल करके पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन लेंगे, वो मिल करके पॉलिसी मेकिंग करेंगे, नीतियां बनाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो लेइंग डाउन सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ गाइडलाइंस बताता है, एक्सप्लेन करता है, उसमें लिखी होती हैं कि उनको फॉलो करते हुए और गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगी। तो उसमें पावर की उनकी लिमिटेशंस भी होती है कि इस दायरे में रह करके उनको डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये चीजें वहां पर लिखी होती है। इसमें यह भी हो सकता है कि कई बार पॉलिटिकल लीडर कोई अपने पावर का मिसयूज करे। जनता, डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही चूज करती है अपने लीडर को, जैसे इंडिया के अंदर होता है, हर 5 साल से इलेक्शन होते हैं, जनता अपने लीडर को चुनती है और हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद अपने पावर का मिसयूज करता हो, ये बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे तो हम रोक ही नहीं पाएंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है कि उसके पावर पर कुछ लिमिटेशन लगा रखी है या उसका जो पावर है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, ऐसे ही अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है, पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको रोकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई टीचर मान लो पढ़ा रहे हैं, बीच में कोई उनको अर्जेंट काम हुआ, ऑफिस में बुलाया गया, तो उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया कि आप मॉनिटर रहोगे और क्लास को संभालोगे, और उसको पावर दे दिया क्लास मैनेज करने का। अब वो थोड़ा शैतान बच्चा है, उसने किसी एक बच्चे का नाम नोट कर लिया उसको परेशान करने के लिए, और जैसे ही टीचर वापस आते हैं और उसका नाम बताते हैं कि ये परेशान कर रहा था, क्लास में चिल्ला रहा था, और वो कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो ऐसा सेम हो सकता है डेमोक्रेसी के अंदर, कोई भी लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपनी मनमर्जी कर सकता है, बट इसको रोकने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि सभी सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट दिए गए। पहले 7 थे, एक फिर रिमूव कर दिया गया था, अभी 6 फंडामेंटल राइट है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी एक फंडामेंटल राइट है, जिसमें ये आर्टिकल 15 में मेंशन है, जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, उसकी कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर कि किस जगह का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इन सब चीजों पे बेस्ड किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होगा। फिर चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात हो या गवर्नमेंट स्कीम्स की कोई बात हो, तो उन सब में उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये सेफ गार्ड के तौर पर भी काम करता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक और चीज इसके अंदर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कम्युनिटी के डोमिनेंस को भी रोकती है, कि जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है वो माइनॉरिटी, मतलब मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि संख्या में ज्यादा है। इसका एग्जांपल देखें तो मान लो क्लास में 10 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं,
और जब भी उनका गेम पीरियड आता है तो बॉयज चाहते हैं कि क्रिकेट खेलें, और गर्ल्स मान लो कुछ और गेम खेलना चाह रही, हर बार बॉयज जीत जाते हैं क्योंकि वहां पर वोटिंग होती है कि हैंड रेज करो कि कौन कौन फुटबॉल खेलना चाहता है और कौन कौन क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो बॉयज की संख्या ज्यादा है, तो ये ऑब्वियस है कि वही जीतेंगे। तो इसमें हर बार गर्ल्स के साथ गलत हो सकता है। तो मेजोरिटी में जो होंगे, मतलब ज्यादा संख्या में लोग होंगे किसी कम्युनिटी के, कंट्री की बात करें तो किसी कम्युनिटी के लोग अगर ज्यादा होंगे तो वो दूसरी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है, जिनकी संख्या कम है, उनके साथ गलत कर सकते हैं, अपने डोमिनेंस उन पे साबित कर सकते हैं, अपने पावर का मिसयूज करके, और उनके जो राइट्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड करता है। सेम अगेन फंडामेंटल राइट यहाँ पे काम करते हैं, और कुछ और प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करते हैं, वो सब यहाँ पर मेजोरिटी कम्युनिटी को रोकते हैं और माइनॉरिटी को कुछ राइट्स देते हैं ताकि वो अपने आप को सेफ फील करवा सके, और अपने मतलब वो सारे उनको बेनिफिट और फैसिलिटीज मिले जो मेजोरिटी कम्युनिटी के लोगों को मिलता है। ज्यादा संख्या में जो लोग हैं उनको जितने फायदे मिलते हैं उतने ही माइनॉरिटी को भी मिले, ये इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। टू इंश्योर दैट ए डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर, ये चीज इंश्योर करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई, है ना। एक तो वो आइडियाज मेंशन करेंगे जो मतलब जैसी कंट्री हम फ्यूचर में चाहते हैं, और उसको बनाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मेंशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो धीरे धीरे उस डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारी कंट्री वैसी ही हो जाएगी। और दूसरा कि हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, कि यहाँ पर राजशाही होगी, कि यहाँ पर डेमोक्रेसी, जनता का शासन होगा, या कोई और तरीका होगा। यहाँ पे डेमोक्रेसी में भी दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब भी देश में कोई बड़ा डिसीजन लिया जाना है, हर बार जनता से पूछा जाता है, हर बार वोटिंग होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा इंडिया के अंदर फॉलो होता है कि एक बार जनता ने वोट डाला, कुछ लीडर्स चुन के गए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर सेंटर के लिए, और फिर वो 5 साल तक बने रहेंगे, और 5 साल बाद फिर से चुनाव होंगे, और ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहेगी। यह है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो दो हमने देख लिए। अब देखते हैं थर्ड रीजन और थर्ड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये हमें खुद से बचाता है। ये मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, खुद से कैसे बचाता है? खुद से इस तरह से बचाता है कि कई बार हम इमोशंस में बह करके कुछ गलत स्टेप ले सकते हैं जो इमीडिएटली आपको ठीक लग सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो सही नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम चल रहा है घर पे, और आपको वो देखना है, यू आर डाइंग टू वॉच दैट टीवी प्रोग्राम, है ना। आप मरे जा रहे हो उसको देखने के लिए, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, आप भी चाह रहे हो कि देखो, लेकिन कल टेस्ट भी है, उसके 2 चैप्टर आपको मान लो रिवीजन करना बाकी है। तो अभी आपको ये बड़ा गड़बड़ लग रहा है मामला कि 2 चैप्टर पढ़ लूं तो कल अच्छे नंबर आ जाएंगे, और टीवी अगर वो कर लिया तो टीवी जो प्रोग्राम वो मिस हो जाएगा। बट आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में वही अच्छा है मेरे लिए कि मैं 2 चैप्टर्स को रिवाइज कर लूं, टीवी प्रोग्राम फिर भी देख सकते हैं, टेस्ट में नंबर कम आए तो हताशा होगी फिर। तो मतलब ऐसा हो सकता है किसी कंट्री के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा चल रही है कि लोग इतने ज्यादा नाराज हो गए कि डेमोक्रेसी से परेशान हो गए हम लोग तो। और हर बार चुनाव होते हैं, पार्टी आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाती है, पैसों का इतना ज्यादा यूज होता है, शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं। तो पार्टी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा चल रही है कि हमारा देश जो है वो इसका नुकसान भुगत रहा है, हमारे देश को इसका नुकसान हो रहा है। तो फिर कुछ लोगों को ये लग सकता है कि हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर की जरूरत है जो इन चीजों को ठीक कर सकता है। बट अगेन डिक्टेटर अच्छा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कितने वो भी तो बदल सकता है ना। दैट इज अगेन ए ह्यूमन बीइंग। हमने जर्मनी का एग्जांपल देखा, ही जर्मनी में हिटलर हुआ था। तो कोई डिक्टेटर होगा जो तानाशाह होगा, जैसे जर्मनी में हुआ था, वो अपनी मनमर्जी कर सकता है कि अगर पूरा पावर ही उसको दे दोगे तो वो अपनी मनमर्जी करेगा, और कितने टाइम तक वो देश के हित में काम करेगा और कब अपनी चीजें थोपने लग जाएगा कुछ भरोसा नहीं है। तो वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ प्रोविजंस टू फॉर इजी चेंज इन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। कोई भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन खुद में चेंज करने की इतनी आजादी नहीं देगा कि उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल जो चीजें हैं, वो ही बदल दे एकदम से। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो हमें खुद से भी बचाता है। ठीक है, आज हमने ये देख लिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी कंट्री को संविधान क्यों चाहिए। इसके हमने तीन रीजन हमने समझे हैं कि तीन बड़े काम होते हैं इसके, या तीन बड़े रीजंस हैं, और ये भी समझा है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सेम ऐसे ही आप समझ सकते हो कि स्कूल के अंदर जो नियमावली होती है, रूल बुक जो होती है, कि स्कूल की बेल कितनी बजे लगेगी, टाइम इसका क्या होगा, कितने पीरियड आएंगे, कौन से पीरियड में कौन टीचर पढ़ाएंगे, तो ये सारी डिटेल चीजें लिखी हुई हैं। डिसिप्लिन का लेवल क्या होगा, उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो ये सब नियम बने हुए हैं स्कूल के लिए। सेम वैसे ही समझो नियम बने हुए हैं कंट्री के लिए। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल का, टीचर्स का, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले का, क्लास टीचर का, इन सबका काम क्या होगा, सेम वैसे ही कंट्री के अंदर पीएम का क्या काम होगा, जो हाईएस्ट लीडर होता है, फिर जो पार्टीज होगी या गवर्नमेंट होगी उसका क्या काम है, अलग अलग जो ऑर्गन्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के, उनका क्या क्या काम है, वो सब बंटवारा, किसके पास कितना पावर है, जनता के जो फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से होंगे, और उनमें क्या चेंजमेंट हो सकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट हो सकता है अपने आप में, कंट्री के डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होगी, ये सब चीजें उसमें लिखी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बेसिक रूल बुक ऑफ द कंट्री। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।